जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज हम लोग। तो आपको पता होगा कि जैक बोर्ड के द्वारा मैं किसका बात कर रहा हूं, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्या किया गया है कि आपके मैट्रिक यानी कि क्लास 10 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो हम लोग आज मॉडल पेपर संख्या 3 पे बात करेंगे। और आप सब्जेक्ट देख सकते हो, सब्जेक्ट हम लोग हिंदी ए पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो कुछ सामान्य निर्देश है जिसका पालन करके आपको आंसर देना है, उन सारे सामान्य निर्देशों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सामान्य निर्देश का बात करूं तो पहला क्या है, देख सकते हो कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में क्या करें, उत्तर दे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने जितना भी हम लोगों ने आंसर करा है, पूरा का पूरा आंसर आपको हाथ से लिखा हुआ आंसर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा आपको फीलिंग जो है आने वाला है, और जैसे कि आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो, इस तरह का क्या है आपको फीलिंग आने वाला है। दूसरा देख सकते हो कि इन प्रश्नों के 4 खंड है और सभी खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना क्या है आपके लिए अनिवार्य है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपका खंड क है, इसी तरह खंड ख ग घ, इस तरह का आपका खंड जो है बटा हुआ है। तो चारों खंडों का क्या करना है, उत्तर देना क्या है आपको अनिवार्य है। साथ में देख सकते हो तीसरा क्या है कि सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने क्या है, उपांक के अंकित किया गया है। तो देख सकते हो जैसे यहाँ पे क्या है, खंड क है और यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे आपको जो भी जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो सारे क्या निर्धारित किए गए हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो भी आपको आंसर देना है वो आपको प्रश्न के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देश के अनुसार ही क्या करना है, आपको पूरा का पूरा आंसर देना है, ऐसा कहा गया है। और अंतिम जो हमारा, मैं बोलूंगा कि जो अंतिम जो हमारा रूल है उस पर बात करेंगे कि जो भी आपको 2 अंक के जितने भी प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके हल करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, उनको लगभग आपको 20 शब्दों में लिखने हैं। और ऐसे सब्जेक्ट मैं बोलूंगा ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर करने पे आपको 3 नंबर मिलेगा, उसको लगभग 50 शब्दों में क्या करना है, आपको उत्तर देने हैं। और ऐसे प्रश्न जिनको उत्तर देने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, उनको लगभग 150 शब्दों में क्या करना है, आपके उत्तर देने हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पहले खंड पे। और पहला खंड क्या है, देख सकते हो क अपठित बोर्ड, इस वाले खंड को क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो कि नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर जो है आपको संक्षेप में देना है, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले हम लोग आंसर पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और कुल मिला के यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप तीनों प्रश्नों के सही से उत्तर देते हो तो आपको कितना मिलेगा, आपको 6 नंबर मिलेगा, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले मैं पूरे के पूरे गद्यांश को मैं एक बार पढ़ लेता हूं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो बेल का आइकन होता है क्या करें, उसको भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि जितना भी वीडियो हम लोग डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले क्या होगा, मिल सकेगा और सबसे पहले क्या कर पाओगे, आप सीख पाओगे। तो हम लोग बात करेंगे गद्यांश पे। तो देख सकते हो गद्यांश क्या है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। यानी कि जो भी साहसी व्यक्ति होते हैं उनकी जिंदगी सबसे बड़ी होती है। तो साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो निडर होता है, जिसको किसी चीज का भय नहीं है, वो एक क्या होता है, निडर व्यक्ति होता है। और उसको इस बात की कभी चिंता नहीं होती है कि सामने से जो उसका जो भी वो काम कर रहा है, उस काम को करते वक्त जो भी लोग उसको तमाशा समझ रहे हैं या जो भी लोग उनके काम को देखकर तमाशा समझते हैं, वो लोग क्या कहेंगे, इस बात के लिए वो कभी भी क्या नहीं करता, वो सोचता नहीं है। जैसे देख सकते हो कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना है ना, यह साधारण जीवन का काम है। अगर आप किसी अपने अगल बगल को देख के काम करते हो, जैसे वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, यह जो सारी चीजें होते हैं उसको जो देखकर काम करता है वो क्या हो गया, साधारण जीवन है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल को देखकर धीमा करता है। यानी कि अगर आप क्रांति करना चाहते हो, अपने जीवन में लक्ष्य को साधना चाहते हो, तो कभी भी जो भी लोग अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं वो कभी भी अपनी जो तुलना है वो पड़ोसी के उद्देश्य से नहीं करता। कि जैसे मैं बोलूंगा कि मान लो कि आपको 10 किलोमीटर जाना है और आपका पड़ोसी मात्र 5 किलोमीटर जाता है, तो आपका लक्ष्य तो 10 किलोमीटर का है, तो कभी भी आप 5 किलोमीटर का नहीं सोचोगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ना ही पड़ोसी का चाल को कि वो धीरे धीरे चल रहा है, मैं स्पीड क्यों चल रहा हूं, या वो स्पीड चल रहा है तो मैं धीरे धीरे क्यों चल रहा हूं। तो ऐसे बातों को लेकर कभी भी क्या होते हैं, जो साहसी व्यक्ति वो नहीं सोचते हैं। साहसी मनुष्य सपने भी
उधार नहीं लेते हैं। यानी कि साहसी जो मनुष्य होते हैं वो सपने भी उधार नहीं लेते हैं, वे अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ते हैं। और साहसी व्यक्ति क्या होता है कि जब भी वो सपना देखता है उसको पूरा करने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो सपना किसी के बोलने पे देखा, ऐसा नहीं। और ये अपने विचारों पे क्या होता है, रमा हुआ किताब पढ़ता है। जैसे कि देख सकते हो कि झुंड में चलना और चलना तो भैंस और भेड़ का काम है। ये जो झुंड में चलने का जो काम है ये भैंस और क्या है, भेड़ का काम है। सिंह तो अकेले होने पर भी मगन रहता है। जो शेर होते हैं वो देखते हो झुंड में नहीं, वो अकेले चलते हैं, क्योंकि बोला गया ना कि झुंड में शिकार तो भेड़िए करते हैं, शेर तो क्या करता है, अकेले ही शिकार करता है। आपने ये डायलॉग, ये जो पूरा का पूरा डायलॉग जो है आपने वो सुना होगा। तो ऐसी बात है कि साहसी लोग क्या करते हैं, अकेले ही चलते हैं और वो सफल भी होते हैं। देख सकते हो कि अर्नोल्ड बेनेट ने लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह सहम से काम नहीं ले सकता, कोई भी ऐसा आदमी बोला है कि जो भी आदमी किसी महान निश्चय के समय साहस से काम नहीं ले सकता वह सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जोखिम से बचने वाला आदमी क्या होता है कि जिंदगी का मजा नहीं लेता। और जो भी व्यक्ति ये सोचता है ना कि मैं ये नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, वो कभी भी जिंदगी का मजा नहीं ले पाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 पे। तो क्या है कि साहसी मनुष्य की क्या पहचान है, हम लोग इस पे बात करेंगे कि साहसी मनुष्य की क्या पहचान है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बोला था कि हम लोग पूरा का पूरा आंसर जो है वो हाथ से लिख कर देते। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या था कि साहसी मनुष्य की क्या पहचान है। तो हम लोग बात करेंगे आंसर पे। तो देख सकते हो आंसर हमारा क्या है, आंसर पे अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो आंसर हमारा क्या है, थोड़ा मिस कर, हाँ आंसर देख सकते हो कि साहसी मनुष्य की पहचान है कि वह बिल्कुल निडर होता है, यानी कि किसी से नहीं डरता, और इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति वो काम कर रहा है उस काम को जब वो करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि जो व्यक्ति मेरे बारे में सोच रहा है वास्तव में वो क्या सोच रहा है। वो बिल्कुल निफिक्र होकर क्या करता है, अपना सारा काम को करता है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो गद्यांश का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जिंदगी को ठीक से जीना क्या है। क्वेश्चन क्या है कि जिंदगी को ठीक से जीना क्या है, और आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है कि जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जोखिम से बचने वाला आदमी जिंदगी का मजा नहीं ले पाता, ऐसा कहा गया है। तो जिंदगी को ठीक से जीने का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति जोखिम उठाता है वही व्यक्ति क्या होता है, सफल होता है, और वो जिंदगी का क्या करता है, असली मजा लेता है। यानी कि सिंपल सा बात है कि मान लो कि आप क्या हो कि आपको परीक्षा देनी है, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम काम है। और आप क्या करोगे कि डर के मारे आप परीक्षा ही नहीं दोगे, डर के मारे आप याद ही नहीं करोगे। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो क्या होते हैं कि जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके जाता है और आप सफल नहीं कर सकते हो। तो ये रही बात दूसरा क्वेश्चन। बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन का। तो देख सकते हो कि उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक क्या करना है, लिखना है। तो पूरा का पूरा जो गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा, आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो गद्यांश था हमारा वो एक साहसी मनुष्य के ऊपर क्या था, पूरा का पूरा गद्यांश था। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये गद्यांश का शीर्षक अच्छा क्या हो सकता है, साहसी जीवन या साहस भरा जीवन, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो इसका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे खंड क पे, तो बात कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे खंड ख पे। किस पे बात करेंगे, खंड ख पे बात करेंगे। और खंड ख हमारा क्या है, व्याकरण का खंड है। तो हम लोग इस पूरे के पूरे खंड पे बात करने का बात करेंगे। तो चौथा नंबर का प्रश्न देख सकते हो कि क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा स्व उदाहरण सहित लिखें। तो देखिए सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय है उसका परिभाषा भी लिखना है और उसका क्या क्या लिखना है, उदाहरण भी लिखना है। तो देख सकते हो उत्तर मैंने क्या लिखा है कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। यहाँ पे अव्यय जो है छूट गया है। तो जिन शब्दों से क्रिया के विशेषता का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। जैसे देखिएगा कि जैसे वो धीरे धीरे चलता है, क्या होगा, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, देख सकते हो, चलना। और भाई यहाँ पे विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चलता है। जैसे कि वो जोर जोर से हंसता है, तो हंसना क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया। लेकिन वो किस तरह का हंस रहा है, तो जोर जोर से, वो उसके क्या बता दिया, विशेषता बतला दिया।
तो यही क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। बात करेंगे अथवा पे, तो अथवा क्या है देख सकते हो कि रिक्त स्थान की पूर्ति अव्यय पदों के द्वारा करना है। तो मैं आपको थोड़ा मैं बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो भी आप प्रश्न देख रहे हो, बेसिकली अगर मैं इन प्रश्नों का बात करूं तो ये प्रश्न आपका सेट संख्या जो आपका 2 है, हिंदी का जो सेट संख्या 2 है उसका प्रश्न है। तो हुआ क्या था कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो गलती से क्या हो गया था कि जो हिंदी का, मैं किसका बात करूंगा, जो भी हिंदी का सेट 3 है, यानी कि जो हम लोग सेट ले रहे हैं, तो सेट 3 का जो क्वेश्चन है व्याकरण वाला, वो मैंने गलती से सेट 2 पे बता दिया था। किस पे बता दिया था, सेट 2 पे बता दिया था। और अब अभी जो मैं ये जो बता रहा हूं इसको मैं पूर्ति करने के लिए, सेट 2 को पूर्ति करने के लिए मैंने सेट 3 पे, मैं किसका बात करूंगा कि मैंने सेट 3 पे वो जो व्याकरण सेशन है मैंने उसको ले लिया है। तो थोड़ी जो गलती हो गई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आशा करता हूं कि वो जो गलती आप उसको नजरअंदाज करके वीडियो देखोगे। तो मैं फिर से बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा आप जो व्याकरण देख रहे हो, ये व्याकरण बेसिकली किसका, ये व्याकरण सेट 2 का है। और हम लोगों ने सेट 3 का जो व्याकरण है वो हम लोगों ने कहां पे ले लिया, तो सेट 2 पे हम लोगों ने ले लिया। तो आप वहां पे भी जाके क्या कर सकते हो, व्याकरण को देख सकते हो। तो बात करें आंसर पे, देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों के द्वारा करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि हवा डैश बह रही है। तो हवा डैश बह रही है, तो क्या बोल सकते हैं कि हवा जो है धीरे धीरे बह रही है। हवा कैसे बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। देख सकते हो ख नंबर का क्वेश्चन है अथवा का क्या है कि अच्छे चरित्र डैश जीवन निरार्थक है। यानी कि अच्छे चरित्र जो होता है वो किसके बिना, यानी कि अच्छे चरित्र के बिना क्या होता है, जिंदगी जो होता है वो निरार्थक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिना। क्या हो जाएगा, बिना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। क्या है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो ये जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, यहां से आपका सेट 3 का सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन केवल इससे ऊपर का जो अथवा वाला क्वेश्चन था, कौन सा वाला, अथवा वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। तो मैं इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो बात करेंगे 5वां प्रश्न तक क्या क्या देख सकते हो कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो भाई पहले बात करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। तो ऐसे समास शब्द जिसमें समस्त या दोनों पद प्रधान हो और जब उन शब्दों का समास किया जाए या समास विग्रह किया जाए तो उन पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं इत्यादि का क्या किया जाए, योजन शब्दों का उपयोग होता है। तो उन सारे समासिक शब्दों को क्या बोलेंगे हम लोग, द्वंद्व समास बोलेंगे। यानी कि ऐसे सामाजिक शब्द, समझिएगा, ऐसे समासिक शब्द जिनमें समस्त यानी कि जो दोनों पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। याद रखिएगा, दोनों पद क्या होगा, हमारा प्रधान होगा। लेकिन जब इन शब्दों को क्या किया जाएगा, समास विग्रह किया जाएगा, तो उस समय दोनों पदों को मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे, और का प्रयोग करेंगे, या तो अथवा का प्रयोग करेंगे, या का प्रयोग करेंगे, या क्या करेंगे, एवं का प्रयोग करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ऐसे जितने भी शब्दों का निर्माण होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास हम लोग बोलेंगे। जैसा देख सकते हो कि भला डैश बुरा, तो ये जो होता है ये कैसे लिखेंगे, भला और बुरा लिखेंगे कि नहीं, भला और बुरा। तो ये जो भला और बुरा निकला ये और देखिए यहाँ पे था ना कि और का प्रयोग होता है, तो और वाला शब्दों पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा हमारा क्या है, देख सकते हो दूसरा क्या है, पति पत्नी। क्या है, पति पत्नी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पति और पत्नी या पति अथवा पत्नी। तो देखिए इन सारे शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे माता पिता, तो इत्यादि। ये जो सारे चीजें होते हैं क्या होते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। बात करेंगे अथवा क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो अथवा नंबर का प्रश्न क्या है हमारा कि लंबोदर का, किसका, लंबोदर का समास विग्रह करे और समास का नाम लिखे। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि लंबोदर का समास विग्रह करे और समास का क्या करे, नाम लिखे। तो उत्तर क्या है कि लंबोदर का समास विग्रह क्या होगा कि लंबा है उदर। क्या है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। क्या है कि लंबा है उदर, उदर माने क्या होता है, पेट जिसका, अर्थात उदर। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह का देख सकते हो कि जो अपने जो भी उसका समास विग्रह हम लोगों ने जब किया तो वो अपने स्वरूप को छोड़कर क्या किया कि विशेष रूप का धारण कर लिया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आप देखोगे उसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। यानी कि ऐसे समासिक शब्द जो अपने पूर्ण रूप को छोड़ के कोई एक विशेष रूप को धारण कर लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
बोलेंगे, हम लोग उसको बोलते हैं बहुवीर्य समास। तो देख सकते हो क्या है कि लंबा है उदर जिनका, तो जिसका पेट बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? गणेश। तो लंबोदर क्या किया कि अपना पूरा का पूरा रूप छोड़ के गणेश पे क्या किया? आश्रित हो गया। इसका और एक उदाहरण बोल सकते हैं कि दशानंद, दस है आनंद जिनके अर्थात रावण, है ना। ये जो सारे चीजें आते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? बहुवीर्य समास के अंतर्गत आएंगे। बात करेंगे खंड गौ पे, यानी कि तीसरे हम लोग खंड पे बात करेंगे। और ये खंड जो है आपके पाठ्य पुस्तक के आधारित क्या प्रश्न है। तो देख सकते हो छठा नंबर का प्रश्न क्या है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? मां को अपनी बेटी जो है वो अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? इस तरह का आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं उत्तर का, तो क्या देख सकते हो कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी, है ना। क्यों लग रही थी इस पे बात करते हैं। तो पहला, तो मां और बेटी का संबंध क्या होता है? मित्रतापूर्ण होता है। पता होगा कि जैसे बाप और बेटा का किस तरह से संबंध अच्छा होता है, उसी तरह से मां बेटी का जो संबंध होता है कैसा होता है? मित्रतापूर्ण होता है। तो इनका संबंध सभी संबंधों से अधिक क्या होता है? आत्मीय होता है। यानी कि इनका जो मां बेटी का जो संबंध होता है वो सभी संबंधों से अच्छा होता है, क्योंकि दोनों लोग क्या करते हैं? अपने बातों को एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तीसरी क्या है कि मां बेटी के साथ अपना सुख दुख बांट लेती है। आपको पता होगा कि अपना जितना भी सुख दुख होता है वो बेटी क्या करती है और मां क्या करता है? आपस में बांट लेती है। तो बेटी उनके खुशी तथा उनके कष्टों का एकमात्र क्या होता है? सहारा होता है। यानी कि जब मां अपने सुख को और अपने दुख को बेटी के साथ बांट दी, यानी कि बेटी जो होती है मां के खुशियों का और उनके कष्टों का क्या होगी? एकमात्र सहारा होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेटी के चले जाने के बाद मां के जीवन में खालीपन क्या होता है? आ जाएगा। वह बचपन से अपनी पुत्री को, है ना, संभाल कर उसका पालन पोषण एवं मूल्यवान क्या करती है कि संपत्ति की तरह उसको रखती है। जिस तरह से लालन पालन करती है, जिस तरह से वो रखती है। तो अब क्या होता है सुनिएगा कि इसीलिए मां को लगता है कि जो भी उसकी पूंजी है, जो भी उसने अपने बेटे को जो भी कीमती वस्तु बनाया वो क्या होगा? किसी और के पास चला जाएगा। तो इसीलिए उनको लगता है कि ये क्या है? मां को लगता है कि बेटी क्या है? हमारी अंतिम पूंजी है। अथवा देख सकते हो, अथवा का प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी? मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी? हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देख सकते हो कि मां, उत्तर क्या लिखा मैंने कि मां ने क्या है? देख सकते हो कि मां ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। पहला सीख क्या है कि मां ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी। पहले क्या है कि मां ने बोला कि बेटी तुम सुंदर हो तो कभी भी अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना, है ना। दूसरा देख सकते हो कि मां ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या ना करने की क्या दी है? सीख दी है। और मां ने यह भी बोला कि तुम्हारे मन में कितनों भी दुख आ जाए बेटी, उसका टेंशन मत लेना और उस दुख से उबर जाना, लेकिन कभी भी क्या नहीं करना? आत्महत्या नहीं करना। ऐसा मां ने सीख दिया। तीसरा सीख के दिया कि मां ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी है। मां ने यह भी बेटी को कहा कि जो भी धन संपत्ति है उससे क्या करे? दूर रहे। तो पहला सीख क्या था कि कभी भी अपनी सुंदरता पे घमंड ना करे। और आजकल की जितने भी बेटी होती हैं वो अपने सुंदरता पे घमंड करती है। मैं ऐसे स्वाभाविक देख सकते हो, आप अपने क्लास में ही देख सकते हो। और क्या बोला है कि दुख सुख पे होकर अभी कुछ दिन पहले मुझे एक रिपोर्ट आया था कि एक ऐसी बच्ची थी जो पूरा का पूरा एग्जाम के डिप्रेशन को झेलने से कर उसने आत्महत्या कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना रिजल्ट खराब में हो जाने के बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे जो दुख पीड़ा होते हैं उनसे क्या कर रहे हैं? उनको ना आत्महत्या करने का, यानी कि दुख को झेलने की शक्ति के बारे में बताया। और अंततः क्या कि जो भी धन है उन धन दौलत पे आकर्षण नहीं करने के लिए कहा गया। तो ये तो रहा कि मां ने क्या क्या सीख दिया। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 पे। तो क्या देख सकते हो कि छाया मत छूना क्या है? छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है? तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का, तो देख सकते हो कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों क्या करते हैं? आते जाते रहते हैं। तो विगत समय के दुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना ये क्या है? अनुचित होता है। यानी कि आपको पता होगा कि ये जो छाया मत छूना जो कविता होता है, तो नहीं बोला कि छाया मत छूना मन हो जाएगा दुख दूना, इस तरह का जो होता है ना, इस तरह का जो पूरा का पूरा सेंटेंस था। यानी कि कवि बोलना चाहता है कि अगर आप के जीवन में ये जो सुख और दुख की दोनों जो चीजें आती रहती है दिन और रात, तो इस तरह सुख और दुख आपके जीवन में आते रहते हैं। तो जो भी विगत परिस्थिति होता है, यानी कि जब भी आपका खराब टाइम होता है उस समय क्या करोगे कि आप अपने सुख को याद करोगे। आप क्या करोगे? अपने सुख को याद करोगे। तो अगर आप अपने खराब परिस्थिति में, विगत परिस्थिति में सुख को याद करते हो, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति में आपका जो दुख है वो दुख क्या होता है? दुगुना हो जाता है। आपका दुख क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से एक बच्चा को मान लो कि मेला लेके गया और उसको
पापा बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम क्या करो, तो तुम जो चॉप होता है जिसको हम लोग आलू का चॉप बोलते हैं वो तुम खा लो। लेकिन बच्चा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो उस समय पापा क्या करते हैं, दो चाट और लगाते हैं, उसको घर लेके आ जाते हैं। तो बेचारों को एक तरह से चॉप भी मिलने वाला था लेकिन वो खाया नहीं, या मैं बोलूंगा समोसा मिलने वाला था वो खाया नहीं, और उसको ऊपर से क्या मिल गई, थप्पड़ मिल गई। तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने वर्तमान स्थिति में जो भी आप कष्ट को झेल रहे हो उस समय पीछे के चीजों को नहीं झेलना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम के टाइम नहीं पढ़ते हैं, है ना, और वो रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट में फेल हो जाते हैं। तो वर्तमान में तो दुखी हैं और उस समय क्या याद करने लगते हैं कि काश मैं अगर पीछे पढ़ लेता, काश मैं अगर पीछे ये कर लेता। तो ये जो पीछे वाले चीजों को देखोगे तो वर्तमान में भी जो दुख है वो क्या हो जाएगा, डबल बढ़ जाएगा, और आप क्या रहोगे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यह कविता अतीत की यादों को भुलाकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य का क्या देख सकते हो कि भविष्य के वर्ण का संदेश देती है। यानी कि ये क्या बोलता है कि हमारी जिंदगी में दुख और सुख तो आते रहते हैं, तो कभी भी हमको वर्तमान में जितना दुख है उस दुख पे ही क्या करना है, हमको आगे बढ़ना है, नहीं कि पीछे के सुख को याद करना है। क्योंकि पीछे के सुख को याद करोगे तो आपकी जो दुख है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि कविता सीधा बोला चाहती है कि जो भी हमारे अतीत की याद है उसको भूलकर वर्तमान का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, और भविष्य को क्या करना चाहिए, वर्ण करना चाहिए, ऐसा कवि जो है कहते हैं। बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न पे, तो क्या देख सकते हो कि शहनाई की दुनिया में, है ना, क्या है कि डुमराव को क्यों याद किया जाता है। डुमराव एक्चुअली ये उमराव है, क्या है, उमराव को क्यों याद किया जाता है। तो क्या है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, इस पे बात करेंगे। तो आंसर देख सकते हो, आंसर क्या है कि मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। आपको पता है कहां पे, डुमराव गांव में हुआ था। तो इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग क्या किया जाता है, जो भी रीट होता है ना, रीट का प्रयोग किया जाता है। रीट के अंदर पोली होती है, क्या होती है, रीट के अंदर क्या होती है, पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो रीट जो होता है वो नरकट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराव गांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इस कारण शहनाई की दुनिया डुमराव गांव का क्या है, एक महत्व बन जाता है। मैं फिर से बता दूं कि सबसे पहले जो डुमराव गांव है इसी में बिस्मिल्लाह खां जी का जो मशहूर शहनाई वादक है उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये जो पूरा का पूरा जो शहनाई होता है उसमें रीट होता है, क्या होता है, रीट। और रीट का जो प्रयोग होता है, रीट के अंदर पोली होता है, पोली यानी कि पोली मिट्टी बोल सकते हो, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पोली मिट्टी होता है जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, शहनाई को फूंकते हैं। तो ये जो रीट होता है वो किससे बनाया जाता है, नरकट से बनाया जाता है। और ये जो नरकट होता है ये मुख्यतः कहां, डुमराव गांव का जो सोन नदी है वो सोन नदी के किनारे पाया जाता है। इसी कारण जो मैं बोलूंगा कि भाई डुमराव जो है उसको क्या कहा गया है कि शहनाई के दुनिया जो कहा जाता है। बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया की जैसे क्यों लगती थी, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो आंसर क्या है, देख सकते हो आंसर क्या है मेरे दोस्तों, देख सकते हो आंसर क्या है कि फादर बुल्के के पोर ममता झलकती थी। यानी कि मैं बोलूंगा कि पूरे होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पूरे, यहाँ पे पोर लिख दिया है, या फिर पूरे होना चाहिए, क्या पूरे। तो फादर बुल्के के देख सकते हो कि ममता झलकती थी, है ना। तो उनकी नीली आंखें हमेशा प्यार भरा आमंत्रण देती थी। फादर बुल्के की जो नीली आंख थी वो क्या देती थी, प्यार भरा आमंत्रण देती थी। देवदार की छाया छनी होती थी जिससे थके हुए पथिक को आराम मिलता है। इसीलिए लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे लगती थी। यानी कि जो भी हमारे फादर बुल्के थे उनकी आंखें किसी से नीली थी और उनसे लगता था कि वो क्या करते थे कि प्यार से लोगों को आमंत्रण कर रहे थे। और जिस तरह से वो लोगों से बातें करते थे तो उनको लगता था कि जिस तरह से देवदार के वृक्ष का छाया होता है उसी तरह छाया लगते थे। और जो भी लोग थके थे या जो भी लोग मैं बोलूंगा कि अपने दुख कष्ट से जूझ रहे थे वो लोग क्या करते थे कि वहां पे लगता था कि मैं जिस तरह से एक पथिक जो होता है, जो रास्ते पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको एक पेड़ का छांव मिल जाए तो किस तरह से उसको आनंद लगता है, उस तरह से क्या होता था, आनंद लगता था। बात करेंगे अथवा प्रश्न पे। देख सकते हो कि एक कहानी यह भी, ये जो कहानी है एक कहानी यह भी पाठ के आधार पे बताएं कि वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो आंसर क्या है, आंसर क्या है कि जब पहली बार लेखिका के कॉलेज से उनके पिता के पास शिकायत आई तो लेखिका बहुत डरी हुई थी।
उनका अनुमान था कि उनके पिता गुस्से से उनका बुरा हाल करेंगे, लेकिन ठीक इसका उल्टा उल्टा उनके पिता ने उन्हें शाबाशी दी। यह सुनकर लेखिका को ना अपनी देख सकते हो क्या लिखा है कि ना अपनी आंख पर विश्वास हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। तो हुआ ये था कि लेखिका ने कुछ काम जो है कॉलेज पे किया था, तो उसके लिए क्या किया गया था कि जो भी प्रिंसिपल है उनके पापा को फोन करके क्या करते हैं, शिकायत दर्ज कर देते हैं। तो जब भी पापा की बात आई तो लेखिका पूरा का पूरी डर गई और उसको लगा कि उनके पापा बहुत गुस्सा करेंगे और उनको बहुत ज्यादा मारेंगे और उनका बुरा हाल कर देंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सोचा उसका उल्टा हुआ। और उल्टा क्या हुआ कि जो लेखिका है उसको क्या किया, उसके पापा शाबाशी दिया कि वाह बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। तो जिसको सुनकर जिनको जिस वो क्षण को महसूस कर लेखिका को ना अपने आंख पर और ना अपने कान पर विश्वास हुआ। जैसे कि आप पूरे साल भर नहीं पढ़ते हो और आप अचानक क्या होते, फेल हो जाते हो, तो उस समय नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपको बोला कि तुम फेल हो गया तो वो भी चीज आप विश्वास नहीं करोगे। अगर आप अपने आंख से भी देख लोगे तो भी आप क्या करोगे, नहीं विश्वास करोगे। तो इस तरह की स्थिति जो है लेखिका के पास आ गई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले बता दो कि हमारा जो चैनल है प्रीतम एकेडमी, इसको क्या करें आप जरूर एक बार क्या करें, सब्सक्राइब कर दे मेरे दोस्तों। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्या है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, ऐसा आपका क्या है प्रश्न और आपका क्या करना है, आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आंसर पे। तो देख सकते हो आंसर क्या है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्न प्रयत्न किए गए होंगे। तो पहला प्रयत्न क्या था देख सकते हो कि पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई है ना, बहुत तरह के क्या की योजनाएं तैयार की गई है ना। दूसरा क्या देख सकते हो कि इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ करके उन्हें सजाया और संवारा गया। उससे क्या क्या सजाया और संवारा गया, जो भी धूल मिट्टी था उसको क्या क्या सजाया गया, संवारा गया। सब देख सकते हो सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया। यानी कि सड़कों के किनारे जो भी सड़कों के नाम होते हैं जैसे NH4 NH7 उस तरह का जो नाम है किया गया, और जो भी क्रॉसिंग एरिया है उनके पट्टियों को क्या किया गया, रंगीन किया गया। चौथा देख सकते हो कि जगह जगह स्वागत द्वार बनाए होंगे। और पांचवा देख सकते हो कि राजपथ के दोनों और फूल पौधे क्या किए गए, लगाए होंगे। तो इतने सारे काम के बाद लेखकों को लगा कि तुरंत ही क्या हो गया कि दिल्ली का कायापलट हो गया। बात करेंगे हम लोग खंड ख पे, और ये अंतिम खंड है, रचना का खंड है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या देख सकते हो कि अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए अधिकारी को क्या करना है, पत्र लिखिए। अपने अधिकारी को क्या करना है, पत्र लिखना है। तो देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेवा में। क्या लिखना है, सेवा में। और यहाँ पे क्या है कि जिला अधिकारी, आप किसको लिख रहे हो, तो जिला अधिकारी को पत्र लिखने को कहा गया है। देख सकते हो यहाँ पे कि आपको किसको लिखना है, अपने जिला अधिकारी को पत्र लिखने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे मान लो BDO CO जो भी होता है, मुखिया, उसको आपको लिखना होता है, तो वहां पे लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा कि सेवा में है ना, जिला अधिकारी है ना, गेंदनवाड़ी धनबाद, जो भी हमारा एरिया है मैंने उसका नाम लिखा है। तो देख सकते हो विषय क्या है, आपको पता होगा कि जिला अधिकारी को पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई के लिए क्या करना है, शिकायत पत्र है ना। तो आप अगर चाहो तो ये जो कोटेशन है इसको नहीं लिख सकते हो, सीधा आप क्या लिखना है, ये वाला आपको नहीं लिखना है, ये गलती से मैंने लिख दिया था। तो लिखना है क्या कि पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई के लिए है ना, के लिए शिकायत पत्र, या फिर शिकायत पत्र, ये भी आप नहीं लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना है, इसको नहीं लिखना और इसको नहीं लिखना। पहले आप क्या लिखना कि पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई के लिए है ना पत्र, खाली इतना लिखना, अनियंत्रित कटाई के लिए क्या है आपका पत्र, खाली आप ये लिख देना, इतना आपको लिखना है। साथ में आपको क्या लिखना है, देख सकते हो कि देख सकते हो क्या लिखना है कि महोदय सविनय निवेदन है कि मेरा नाम पंकज कुमार है, यानी कि मैंने लिखा है, देख सकते हो मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं गेंदनवाड़ी का जो धनबाद एरिया है मैं उसमें रहता हूं। मैं आपको इस शिकायत पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के पास पार्क है, क्या है, हमारे यहाँ क्या पार्क है, और वहाँ कुछ लोग बहुत पेड़ काटते रहते हैं, काटते रहते हैं और उन्हें मना करने पर भी कर भी नहीं मान रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको मना भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। रोज सुबह शाम यही काम लगा रहता है, लोग आते हैं, पेड़ काटते हैं, लेके चले जाते हैं। यही लोग यहाँ पर पार्क को हटाकर होटल बनवाना चाहते हैं, और साथ में जो भी लोग हैं वो लोग इसलिए पेड़ को काट रहे हैं ताकि ये लोग क्या बनना चाहते हैं, होटल बनाना चाह रहे हैं। तो जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग बाहर ताजी हवा नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, देख सकते हो भाई, पेड़ काट देगा तो ताजी हवा कैसे लेंगे, तो हवा नहीं ले पा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इनको रोकने के लिए आप
आप कई कदम ले, क्या कर सकते हो कि इनको हटाने के लिए आप क्या करें कि कोई कदम ले, ताकि यह लोग पेड़ पौधे को नहीं काटे और ना ही नुकसान पहुंचाए। आशा करते हैं कि आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे। आपका महान कृपा होगी। अगर आप ये सारी बातें सुन लोगे तो क्या होगी, कृपा होगी। तो धन्यवाद, क्या होगा, धन्यवाद। आप ऐसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और इस तरह से आपको लेटर में 5 नंबर मिल जाएगा। या देख सकते हो कि अथवा का प्रश्न है कि या तो आप वो लिख दो, चाहिए लिख दो। प्रश्न क्या है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को क्या करना है, एक पत्र लिखना है, ऐसा कहा गया है। देख सकते हो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको डेट लिखना पड़ता है। डेट आप लिख दोगे कि 24, जैसे कि 24 जनवरी 2022 है ना, आपको ये लिख देना है। साथ में क्या कर सकते हो कि एक दूसरा चीज आपको लिखना है कि यहाँ पे एक मैंने छोड़ दिया है, ये यहाँ पे आपको लिखना है कि आप कहाँ से लेटर लिख रहे हो। जैसे कि आप परीक्षा भवन से लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, परीक्षा भवन लिखना है। क्या लिखना है, परीक्षा भवन। कहाँ पे, तो इस डेट के ऊपर में एक चीज आपको लिख देनी है जो मैंने छोड़ दिया था, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, परीक्षा, क्या लिखना है, परीक्षा भवन। परीक्षा भवन आपको जरूर लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको लेटर को शुरू करना है। देख सकते हो उसके बाद क्या लिखना है, डेट। तो डेट हम लोगों ने लिख लिया, जैसे प्रिय पिताजी, आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, है ना, नमस्कार पिताजी, बहुत दिनों के बाद आपको पत्र लिख रहा हूँ। पढ़ाई करते करते मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं आज आपको पत्र लिख रहा हूँ। भाई बहुत ज़्यादा परीक्षा का तैयारी करना था तो पत्र लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए नहीं लिख पाया। तो आपने मुझे प्रीतम विद्या मंदिर में दाखिला दिलवाया है। मैं देख सकते हो, एक्चुअली मैं बता दूं, जो प्रीतम विद्या मंदिर है वो मैंने जो स्कूल खोला है उसका नाम है, तो यहाँ पे प्रीतम विद्या मंदिर मैंने लिखा है। तो प्रीतम विद्या मंदिर में दाखिला दिलवाया। मैं सच्चे मन से और लगन से मैं पढ़ाई करता हूँ, है ना। मुझे परीक्षा में अच्छे गुण भी मिलते हैं, और जिसके कारण वो बच्चा अगर पढ़ रहा है ध्यान से तो उसके कारण क्या मिल रहा है, उसको गुण भी मिल रहे हैं, इनको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका बेटा, है ना, अपेक्षित और जागरूक नागरिक बन गया है। यानी कि आपका बेटा क्या है, वो अपेक्षित माने आप उनसे आशा कर सकते हो और वो अच्छा काम करेगा ऐसा आप सोच सकते हो, और एक जागरूक नागरिक बन गया है। मुझे कहने में ही बहुत खुशी होता है कि मैं आप जैसे पिता का क्या हूँ, बेटा हूँ। यानी कि वो परीक्षा पे काम लगा है तो फिर अपने पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा कि किस काम पे लगा है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका प्यारा बेटा पंकज। तो इस तरह से आप लेटर लिखोगे तो आपका जो है नंबर आपको मिल जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। यहाँ पे 2 विषय है, उसमें से क्या करना है, एक विषय पे लिखना है। तो पहला क्या है कि मेरा भारत महान, और दूसरा क्या है कि मेरे जीवन का लक्ष्य। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है जो आपको हर साल पूछे जाएंगे, तो इसको आप जरूर रट लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरा भारत महान के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हो क्या है कि मेरा भारत मुझे महान है और मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है, जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, रंग के लोग बहुत प्रेम से साथ रहते हैं, जहाँ मंदिर में पूजा पाठ होती है, घंटी और शांख की मीठी ध्वनि आपको पवित्रता एहसास दिलाएगी, है ना। इस तरह के काम जो है हमारे यहाँ पे होता है। मस्जिदों में देख सकते हो, मस्जिदों में अजान, चर्च में गॉड की प्रे, ये सब मेरे भारत पूरे विश्व के देशों से अलग बनाता है। तो जो भी हमारे देश में देख सकते हो अलग अलग धर्म के लोग हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे लोग हैं। तो आप जैसे देखोगे कि जो भी हमारे पास अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा के लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब लोग एकदम प्रेम के साथ रहते हैं। यहाँ पे हमारे मंदिरों में देख सकते हो कि मंदिरों का बात किया जाए तो यहाँ पे पूजा पाठ होता है, घंटी बजता है, शांख बजता है, और मीठी ध्वनि के साथ पवित्रता का एहसास दिलाता है। वहीं मस्जिदों में अजान होता है, चर्चों में गॉड की प्रे होता है। तो ये सब के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इतना जो विविधता पाया जाता है, जिसके कारण हमारे देश को पूरे विश्व में क्या बनाता है, अलग बना देता है। भारत ने हमेशा हर संस्कृति का क्या क्या है, सम्मान किया है। आपको पता होगा कि भारत जो है हर संस्कृति का सम्मान करता है, जहाँ दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, हर त्यौहार को अपने से मनाया जाता है। आपको पता होगा कि हम लोग सभी तरह के त्योहारों को क्या करते हैं, मनाते हैं। भारत में मुगल शासकों और अंग्रेज का शासन हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा, आपको पता होगा। तो भारत में हमेशा अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है, और हम लोग क्या करते हैं, अतिथि देवो भव की जो संस्कृति, यानी कि जो लोग आते हैं, जो भी हमारे कुटुंब होते हैं, उनको हम लोग भगवान के सम्मान क्या करते हैं, मानने का काम करते हैं। मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कई साल शासन किए, लेकिन हम भारतीयों ने उनका भी दिल
खोल कर क्या क्या स्वागत किया। आप बताओगे कि जो भी अंग्रेज और भारतीय लोग हमारे पास क्या किए थे, पूरा का पूरा शासन कर रहे थे, उनका भी हम लोगों ने क्या किया था, दिल खोल कर स्वीकार किया। कई बार भारत में फूट डालने की नीति अपनाई, लेकिन भारत ने विविधता में एकता रहे। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अनेकता में एकता, इस तरह की बातें बोली जाती हैं, तो रहे। उन्होंने यहाँ से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया, और जो हमारी विविधता है वो एकता में बन गए, और मुगलों को और साथ में ब्रिटिश लोगों को क्या क्या भगा दिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी संस्कृति, हम देख सकते हो कि हमारी संस्कृति, संस्कार, अपनेपन में कोई बदलाव नहीं आया है। तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ आज भी जो है चल रहे हैं। भारत की संस्कृति में अद्भुत है, सॉरी क्या है कि भारत की संस्कृति सच में अद्भुत है। लोग दूर दूर से लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता की अध्ययन भी करते हैं। अपने से बड़ों की आदर सत्कार करना, छोटे के साथ विनम्रता से व्यवहार करना हमें बचपन से ही परिवार का महत्व बताया जाता है। और देख सकते हो और कैसे परिवार को प्रेम के धागे से पिरो कर रखना चाहिए, साथ ही भाईचारे से सबके साथ कैसे रहना चाहिए। भारतीय लोग विभिन्न नृत्य कलाओं के लिए क्या रहना चाहिए, ऐसा हमको बताया जाता है। और भारत के जो लोग होते हैं वो विभिन्न तरह के कलाओं के लिए क्या होते हैं, फेमस होते हैं। तो ये तो हमारे क्या बोलते हैं, मेरे भारत के महान जो है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग बात करेंगे मेरा जीवन का लक्ष्य, इस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देख सकते हो मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और अगर अच्छा लगे तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो बात करेंगे मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में। तो देख सकते हो क्या मैंने लिखा है कि मानव जीवन में हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य बनाते हैं। आपको पता होगा कि सभी लोगों का क्या होता है, अपना लक्ष्य होता है, सभी लोगों का अपना एम होता है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम भी करते हैं, और जो भी लक्ष्य होता है उसको करने के लिए क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। अपने बड़ों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और हम भी उनके जैसा क्या करते हैं, बनना चाहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपके घर में कोई पुलिस बन गया है तो आप भी पुलिस बनना चाहोगे, डॉक्टर बन गया है तो आप भी डॉक्टर बनना चाहोगे, आप किसी क्रिकेटर को देख के क्रिकेटर बनना चाहते हो। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप किसी को देखकर पढ़ना नहीं चाहते हो, ये भी क्या होता है, एक तरह का आपका गुण ही हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, साथ में देख सकते हो जैसे होती हैं, है ना। 5वीं कक्षा में कुछ तय करने के लिए मैं बहुत छोटा हूं, परंतु स्वयं को एक फौजी अफसर के रूप में मैं देखना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे 5वीं कक्षा लिखा है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 10वीं लिखोगे। थोड़ा क्या गया था कि यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो क्या लिखोगे, 10वीं कक्षा लिखोगे। तो आप यहाँ पे लिखना कि 10वीं कक्षा में कुछ तय करने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, परंतु स्वयं को एक फौजी अफसर के रूप में देखना चाहता हूँ। यानी कि सबके अपना एम होता है, तो उस तरह मेरा एम क्या है कि मैं फौज में जाऊँगा, इस तरह का एम होता है। जिसका जो एम होता है उस तरह आप लिखिएगा। मुझे अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। जब मैं समाचारों में बाहरी ताकतों की हरकतें के बारे में पढ़ता हूँ तब मेरा खून क्या होता है, खोलने लगता है, क्योंकि मुझे फौजी बनना है। तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, है ना। देख सकते हो अगला क्या है कि वर्दी पहने जवानों को देख मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ। सही बात है कि हमारे इंडियन आर्मी की फौज जो ड्रेस है, जो वर्दी है, जो यूनिफॉर्म है, उसको देखने के बाद लगता है कि काश मैं भी हो जाता, है ना। मेरे दादाजी भी फौज में एक ऊंचे पद पर रहे थे। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके साहस की बातें सुनकर मेरे मन में भी फौजी बनने की क्या है कि इच्छा जो है प्रबल उठती है। बात करेंगे आगे। तो मेरे माता पिता मुझे अपने लक्ष्य की ओर सदा प्रोत्साहित करते हैं। मैं भी स्वयं फौजी वर्दी में देखने के स्वप्न में देखता हूं, और इस तरह की मैं क्या करता हूं, बातें करता हूं। तो अंत में बताऊंगा कि ये जो पूरा का पूरा जो पीडीएफ था हम लोगों ने एंड कर दिया। अब बात करेंगे कि भाई मेन चीज़ पे कि हमारे यूट्यूब जो चैनल है आपको उसको क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई वीडियो को देखने के लिए मैं बोलूँगा थैंक यू। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ये तो हम लोगों ने सेट 3 पे बात कर लिया, तो अब हम लोग सेट 4 पे बात करेंगे। तो एक थोड़ा मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि अगर मैं पूरे के पूरे वीडियो पे बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने मैथ का होता है सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 हम लोगों ने ले लिया। साथ में साइंस का सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और जो सेट 5 वो आपको कंप्लीट देखने के लिए मिल जाएगा। जो एसएसटी हमारा है तो एसएसटी में आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं बात करूंगा हिंदी पे, तो हिंदी पे अगर मैं बात करूं तो हिंदी पे देख सकते हो ये सेट 1 और सेट 2 हो चुका है। हिंदी ए पे सेट 1 और सेट 2 हो चुका है। अब केवल सेट 3 आज आपको मिल गया, अब दो बाकी है।
और मैं बात करूंगा हिंदी बी पे। किसके बात करूंगा? तो हिंदी बी में आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 देखने के लिए मिल गया है और कल आपको क्या मिलेगा? सेट 4 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको हर चीज़ मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, हाथ से लिख के प्रोवाइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अब आपका काम बनता है कि हमारी मेहनत को आप सफल बनाओ और हमारे चैनल को क्या करो, थोड़ा आगे बढ़ा दो, ताकि जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके लिए और जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं थोड़ा करने में क्या हो, उत्सुकता लगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे नहीं हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जितना वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन क्या हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सीख सको। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।